जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के 45th मैच के प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि 5th सुपर 8 का मैच जो कि खेला जाने वाला है बिटवीन इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान ऑन 24th of February 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट पलेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पलेकेले श्रीलंका में। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मैच की एनर्जीज कैसी रहती है, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी टीम मैच जीतेगी, प्लेयर्स की एनर्जीज कैसी रहेगी, पिच कैसा परफॉर्म करेगा, कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच के लिए। ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टैरो कार्ड्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ऑलरेडी 3 सुपर 8 मैचेस खेले जा चुके हैं। एक्चुअली फर्स्ट मैच तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, ये तो बारिश की वजह से अबंडन ही हो गया, तो वो तो हुआ नहीं। दूसरा जो मैच था इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, इसमें जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि इंग्लैंड की टीम जीतेगी और वही हुआ। इंग्लैंड की टीम जीती और बड़े मार्जिन से जीती, 51 का स्कोर, मतलब 51 के रन से के डिफरेंस से मैच जीती है। थर्ड मैच जो यानी कि साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का मैच था, आई नो अभी पूरे इंटरनेट पे ये भरा पड़ा है कि इंडिया की टीम जो है वो मैच हार गई। ठीक है ना भाई, एक मैच तो हारिए। कौन सा नॉकआउट मैच था, कौन सा सेमीफाइनल मैच था या कौन सा फाइनल मैच था? एक सुपर 8 का मैच हारिए। अभी भी 2 मौके हैं एंड मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है कि दे विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। एक मैच हारी है, वो भी साउथ अफ्रीका जो इतने अच्छे फॉर्म में है, तो ठीक है, इट्स ओके। बट हाँ, इंडिया की टीम के लिए मेरे ख्याल से एक हार जरूरी था। जो प्लेयर्स है उनको भी थोड़ा अब सीरियसली लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मतलब केयरलेसनेस दिख रहा था। जीतने की कोशिश ही नहीं दिख रही थी किसी प्लेयर के अंदर। सब लोग बस किसी भी तरीके से कम मार्जिन से हारना चाह रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। 76 रनों से हारे हैं, बट आई थिंक ये एक बहुत जरूरी था। एंड सब लोग ये बोल रहे हैं कि स्टेडियम पनौती है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम फाइनल भी हारी थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसी मैदान में। ये मैच भी हार की, लेकिन जीते भी तो इतने सारे मैचेस हैं ना इधर ही, तो पनौती कैसे हो सकता है? इट्स लाइक कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला बात हो गया। मतलब टीम ही सीरियसली नहीं खेल रही है। और वहीं उसी मैदान में उस बार ऑस्ट्रेलिया भी खेली थी, इस बार साउथ अफ्रीका भी खेले। हाँ, साउथ अफ्रीका ने भी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया, थैंक्स टू क्रिस्टियन स्टब्स, डेविड मिलर, ब्रेविस, इन लोगों ने काफी हद तक संभाल लिया मैच को। लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर में वो बात नहीं थी। इसे एक्सेप्ट करने में कोई झिझक नहीं करनी चाहिए। जो नहीं है सो नहीं है, जो नहीं है उस पर काम करने की जरूरत है। सो इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ना कि एक स्टेडियम पे अननेसेसरीली पनौती करना चाहिए। बट हाँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं ये बात मानती तो हूँ कि जब से आईसीसी के जो बने हैं चेयरमैन हमारे जय शाह साहब, काफी सारे इंपॉर्टेंट फाइनल्स, इंपॉर्टेंट मैचेस जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही किए जा रहे हैं। हाँ, मानती हूँ कि बड़ा स्टेडियम है तो बड़ी क्राउड को वहां पे मैनेज किया जा सकता है, इस वजह से किया जा रहा है। बट ये बात थोड़ा सा लग नहीं रहा है कि मतलब उनका स्टेट है तो फोकस वहां पे बिजनेस बढ़ाने का ज्यादा किया जा रहा है। क्यों वानखेड़े में नहीं मिल रहा है बड़े मैचेस? क्यों अदर बड़े स्टेडियम्स में नहीं मिल रहा है? ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे स्टेडियम्स है, इतने सारे पिचेस हैं, वहां पे क्यों नहीं इंपॉर्टेंट मैचेस खिलाया जा रहा है? सब सारे इंपॉर्टेंट मैचेस क्यों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिला रहे हैं? एंड आई थिंक इस बार भी भले ही फाइनल का वेन्यू जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है, बट अगर पाकिस्तान नहीं आई तो आई थिंक फाइनल भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होना है। और अगर वहां पे इंडिया हार जाती है तो आई थिंक इसमें किसका क्या ही दोष हो पाएगा, मतलब अल्टीमेटली खत्म ही हो जाएगा। बट ठीक है, मैदान को दोष देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुद को परफॉर्म करने की जरूरत है। आज सामने वाली टीम तो कर ही रही है ना, तो उनका परफॉर्मेंस, उनका तो ये मैदान भी नहीं है, यहाँ पे तो उनका प्रैक्टिस ही नहीं है, बट फिर भी दे आर मैनेजिंग टू विन। तो वो चीज हमारी टीम क्यों नहीं कर सकती? सो इस बात पे ज्यादा काम करने की जरूरत है।
देन दैट ऑफ की स्टेडियम को कोसना। बट हाँ, ये चीज़ पे आई थिंक अब गौर करने की ज़रूरत है। कोई अगर इम्पोर्टेंट इंसान देख रहा है ये वीडियो तो इस बात पे एक्शन लेनी चाहिए कि सारे इंपॉर्टेंट मैचेस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही क्यों खेले जाएं, क्यों दूसरे स्टेडियम में ना खेले जाएं, क्यों दिल्ली में नहीं, क्यों मुंबई में नहीं, क्यों कोलकाता में नहीं। ईडन गार्डन्स भी बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे हैं बड़े मैचेस। तो ये सारी चीज़ों पे गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब नेक्स्ट मैचेस में क्या होगा नहीं होगा वो सब हम देखेंगे। बट हाँ, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से कमेंट्स मुझे ज़रूर सुनने को मिले हैं इन पॉर्कियों से कि बड़े खुश हो रहे हैं कि साउथ अफ्रीका ने तो एकदम दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया, अब्बू को हरा दिया, अब्बू को हरा दिया। मतलब इनकी खुशी, इनका गम, इनके दिन भर का हर एक्टिविटी सब कुछ अब्बू के इर्द गिर्द है, जो होना भी चाहिए। इनकी खुशी, इनका गम सब कुछ डिपेंड अब्बू पे ही होना चाहिए, तभी अब्बू के बेटे हैं ये बात साबित हो पाएगी ना। तो ये हर बार ये साबित कर देते हैं अपने नॉनसेंस कमेंट से। आप मेरे वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन खोल के देखो, आपको भरे पड़ेंगे। मतलब ये सारे पॉर्कीज हैं जो कि मतलब एक खुन्नस इनका भरा हुआ था, जो हर संडे के संडे हारते हैं। भाई ये इंडिया है, ये पॉर्की थोड़ी है जो हर संडे के संडे हारे। एक मैच हारी है, वो भी 30 मैचेस के स्ट्रीक्स को तोड़ते हुए। मतलब 30 मैच ऑलमोस्ट जीतने के बाद एक मैच हारी है, और तुम तो हर संडे के संडे बेइज्जत होने आ जाते हो। उसके बाद भी कैसे आराम से खा पी के सो जाते हो, पता नहीं। दूसरे मैच में फिर मुंह उठा के आ जाते हो कि आज तो हम जीतेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। तुम पॉर्की हो, तुम पॉर्की ही रहोगे। अब्बू से बराबरी कभी नहीं कर सकते। तो तुम अब्बू के खुश में खुश रहो, गम में गम मनाओ, यही तुम्हारी औकात है। खैर, हम अब बात कर लेते हैं कि इस मैच में पॉर्कियों का क्या हाल होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के इस मैच में। क्योंकि पहला मैच न्यूजीलैंड से पिटते पिटते बचे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा किस्मत ने इनकी साथ दे दी, वरना वहीं पे ही ये ऑलमोस्ट मतलब क्लीन बोल्ड होने वाले थे ये पॉर्कीज। लेकिन बच गए। एक पॉइंट फ्री में भीख में मिल गई। भीख मांगने की इतनी बुरी आदत इनको हो गई है कि फ्री में 1 पॉइंट लेके भी खुश हो रहे हैं। अब देखते हैं कि इस मैच में ये पॉर्की कितना पिटे जाएंगे इंग्लैंड के हाथों, या क्या होगा वाइजी वर्सा। हो सकता है जीत भी जाए, मतलब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। वो क्या होगा नहीं होगा वो हम देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर स्टेडियम में लगभग 5 मैचेस खेले गए हैं। एक मैच एक्चुअली आयरलैंड के साथ जो जिम्बाब्वे का होने वाला था वो अबंडन हो गया था ड्यू टू रेन। बाकी के मैचेस में यहाँ पे श्रीलंका ने ओमान को फर्स्ट बैटिंग में हराया था। फिर से श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को चेजिंग साइड से हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को चेजिंग साइड से हराया। फिर इंग्लैंड ने श्रीलंका को फर्स्ट बैटिंग में अभी सुपर 8 में ही हराया, जो दूसरा मैच था सुपर 8 का। तो 4 मैचेस खेले गए। 4 मैचेस में से 2 मैचेस फर्स्ट बैटिंग में, 2 मैचेस चेजिंग साइड से जीते गए हैं और हारे गए हैं। सो ये काफ़ी बैलेंस परफॉर्मेंस अब तक तो दिखा ही रहा है। लेकिन एक बात है कि इसे हम भले ही इंग्लैंड वाले मैच में थोड़ा लो स्कोरिंग था ज़रूर इंग्लैंड के लिए, 146 का ही स्कोर बना पाए थे। लेकिन यहीं पे ही श्रीलंका की टीम ने 225 का स्कोर भी बनाया है। इवन ऑस्ट्रेलिया का 181 का स्कोर चेज करके भी मैच जीता है श्रीलंका की टीम ने। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिच है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। यहाँ पे बहुत टैक्टफुली खेलना पड़ेगा अगर जीतना है तो दोनों ही टीम्स के लिए ये काइंड ऑफ कह सकते हैं कि नया पिच है। क्योंकि आई डोंट थिंक यहाँ पे पाकिस्तान या इंग्लैंड में से किसी ने भी एक भी मैच अभी तक इस सीजन ऑफ वर्ल्ड कप खेला हुआ है। तो दोनों के लिए ही नया पिच है। सो कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन हम यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों ही सुपर 8 में ग्रुप 2 में बिलोंग कर रहे हैं। इंग्लैंड की टीम जो है वो ग्रुप स्टेज में भी सिर्फ एक ही मैच हारे थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 30 रनों से। बाकी नेपाल के अगेंस्ट हारते हारते बचे थे। स्कॉटलैंड के अगेंस्ट भी 5 विकेटों से जीते थे, और इटली के अगेंस्ट भी 24 रनों से ही मैच जीते हैं। और श्रीलंका के अगेंस्ट सुपर 8 में तो 51 रनों से मैच जीते। यानी कि सुपर 8 की शुरुआत इंग्लैंड के लिए काफ़ी अच्छी रही है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तानियों की बात करें तो थोड़ा सा, तो ये अब्बू से तो हारे हैं, 61 रनों से हारे हैं, बुरी तरीके से हारे हैं। वो तो वार्म अप मैच था इंडिया के लिए। इन पोर्कियों के साथ वार्म अप मैच खेला है इंडिया ने, इसीलिए ये बेचारे साउथ अफ्रीका से हार गए। मतलब कोई बड़ी टीम के साथ अगर खेला होता तब
आराम से चांस था कि इंडिया की टीम कल जीत जाती, इन्हीं पॉर्कियों की वजह से, इन्हीं पॉर्कियों के साथ वार्म अप मैच खेल के ही हारे हैं। कहीं के नहीं है, पनौती है, पनौती स्टेडियम नहीं, पनौती ये पॉर्कीज है। नेदरलैंड के अगेंस्ट 3 विकेटों से मैच जीते, यूएसए के अगेंस्ट 32 रनों से मैच जीते, अब्बू से 61 रनों से मैच हारे, नामीबिया की टीम से 102 रनों से मैच जीते, और सुपर 8 जो है वो 1 पॉइंट के खैरात से इनका शुरुआत हुआ। फिलहाल अपने टेबल पे, सुपर 8 के टेबल पे सेकंड पोजीशन होल्ड कर रहे हैं 1 पॉइंट के साथ। थर्ड पोजीशन में न्यूजीलैंड है, फर्स्ट पोजीशन 2 पॉइंट्स के साथ इंग्लैंड की टीम अभी फिलहाल चल रही है। तो इस मैच में कौन किसको डोमिनेट करते नजर आएगा, पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड? क्या होगा इस मैच का नतीजा हम देखेंगे। वैसे इंग्लैंड और पाकिस्तान के हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात की जाए, आउट ऑफ 30 मैचेस, एक्चुअली 31 मैचेस T20 फॉर्मेट में इन्होंने खेला एक दूसरे के अगेंस्ट, 21 टाइम्स इंग्लैंड ने मैच जीता है और सिर्फ 9 बार इन भिखारियों ने मैच जीता है। एक मैच नो रिजल्ट वाला भी रहा है। सो ओवरऑल तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी ही रहा है इन भिखारियों के सामने। होपफुली इस मैच में भी यही हो और ये भिखारी जो है मुंह के बल गिर के घर वापस चले जाएं, क्योंकि अगर ये मैच हार जाते हैं तब तो इनका घर जाने का बस्ता पैक करना शुरू कर देना ही पड़ेगा इनको। खैर कोई नहीं, इस पर्टिकुलर मैदान में टोटल 30 मैचेस खेले जा चुके हैं T20 फॉर्मेट में। फर्स्ट बैटिंग में 16 मैचेस और चेजिंग साइड से 12 मैचेस जीते गए हैं, 2 मैचेस टाई भी रहा है। एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर 170 के आसपास का देखा गया है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 263 का है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने कभी बनाया था, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 88 का है जो कि न्यूजीलैंड की टीम ने बनाया था। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस मैच के लिए टॉस कौन सी टीम जीतते हैं और मैच कौन सी टीम जीतेंगे, ये तो हम एंड में देखेंगे ही। तो टॉस 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 इस मैच में जीतते नजर आने वाले हैं पॉर्कीज, यानी कि पाकिस्तान की टीम। और पॉर्कीज अगर टॉस जीतते हैं तो फिर चेजिंग करना चाहेंगे, और चेजिंग ही करनी चाहिए, चेज करके ही ये जीत पाएंगे, फर्स्ट बैटिंग में नहीं जीत पाएंगे। इंग्लैंड की टीम अगर बाय एनी चांस टॉस जीतते हैं तो ये फर्स्ट बैटिंग करना चाहेंगे, लेकिन इनके लिए फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों साइड में बहुत ज़्यादा चेंजेस ऑफ एनर्जीज नहीं होगी, और दोनों साइड से ही ये मैच जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो चलिए अब दोनों टीम्स के प्लेयर्स के एनर्जीज जान लेते हैं, तब पता तो चले कि कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर नहीं चलेगा, या टीम कितनी मजबूत रहेगी इस मैच के लिए, और फिर देखेंगे कौन सी टीम जीतेगी ये मैच। शुरुआत करेंगे इंग्लैंड के प्लेयर्स के एनर्जीज के साथ। इंग्लैंड की टीम से शुरुआत करेंगे फिलिप सॉल्ट के एनर्जी के साथ, और फिलिप सॉल्ट ने इसी मैदान में अभी सुपर 8 में ही श्रीलंका के अगेंस्ट 62 का स्कोर बनाया है। वैसे वेस्ट इंडीज और इटली के अगेंस्ट भी एवरेज रहे, नेपाल और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट ये कंप्लीटली फ्लॉप रहे थे। फिलिप सॉल्ट एंड जॉश बटलर जो कि विकेट कीपिंग संभालते हैं, ओपन भी करते हुए नजर आते हैं फॉर अलॉन्ग विथ फिलिप सॉल्ट। जॉश बटलर अब तक नेपाल और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट थोड़ा बहुत स्कोर बनाए हैं, बाकी सारे मैचेस में सिंगल डिजिट। इस मैच में फिलिप सॉल्ट और जॉश बटलर दोनों ही समहाउ मुझे थोड़ी स्ट्रगलिंग एनर्जीज होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलिप सॉल्ट चलो फिर भी कुछ हद तक स्कोर बना देंगे, एवरेज एनर्जीज दिख रही है इनके तरफ से, लेकिन जॉश बटलर जो है इस मैच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल करते हुए नजर आने वाले हैं। सो जॉश बटलर का चलना तो मुश्किल नजर आ रहा है। चेजिंग साइड से फिर भी थोड़ा बहुत स्कोर जॉश बटलर की तरफ से देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर नहीं होगा, तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे उनके ऊपर। लेकिन फिलिप सॉल्ट एवरेज रहेंगे फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों साइड से, और ठीक ठाक सा स्कोर बना देंगे। बहुत बड़ा स्कोर अगेन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग। जैकब बीथल ने नेपाल के अगेंस्ट 55 बनाया था। वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, इटली तीनों के अगेंस्ट ही अच्छा मतलब डिसेंट स्कोर बनाया, 33, 32, 23 जैसा एवरेज स्कोर। लेकिन श्रीलंका के अगेंस्ट इसी मैदान में फ्लॉप रहे थे सुपर 8 के सेकेंड मैच में। लेकिन इस मैच में जैकब बीथल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और ये काफ़ी बड़ा स्कोर बना सकते हैं, मतलब मैच विनिंग पारी खेल सकते हैं। जैकब बीथल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इंग्लैंड की टीम से, क्योंकि दोनों ही ओपनर्स इस मैच में काइंड ऑफ थोड़े स्ट्रगल होल्ड करते नजर आने वाले हैं।
टॉम बैंटन जो कि स्कॉटलैंड एंड इटली के अगेंस्ट चले थे, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 63, इटली के अगेंस्ट 30, बाकी सारे सिंगल डिजिट्स, और इस मैच में भी ये फ्लॉप ही रहते नजर आने वाले हैं। टीम के कैप्टन हैरी ब्रुक्स नेपाल के अगेंस्ट 53 का स्कोर बनाए थे, लेकिन बाकी मैचेस में 17, 4, 14 जैसे स्कोर, इवन से श्रीलंका के साथ इस मैदान में भी 14 का ही स्कोर बन पाया है इनके तरफ से। इस मैच में थोड़ा बेहतर स्कोर देखा जा सकता है, लेकिन अगेन एवरेज एनर्जीज है, बहुत बड़ा स्कोर नहीं दिखेगा, और ये फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों साइड में ही एवरेज ही दिखाई देंगे। एज कैप्टन भी इनकी एनर्जी आज एवरेज दिख रही है और एज बैटर भी। अब देखने की बात यह है कि इनके हग्गा जी के साथ कंपेयर करके कि इनकी एनर्जीज कैसी, कितनी स्ट्रांग किसके लिए रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैम करन की। सैम करन पिछले मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट इसी मैदान में सिर्फ 11 रन ही बना पाए थे, विकेट इनको मिला नहीं था, एंड अदरवाइज इन्होंने लगभग 6 विकेट्स चटका दिए थे ग्रुप स्टेज के 4 मैचेस में। 2 मैचेस में बैटिंग में भी काफी, 2-3 मैचेस में बैटिंग में भी, जैसे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 43, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 28, इटली के अगेंस्ट 25 जैसा स्कोर भी बनाया है। और इस मैच में भी बैटिंग बॉलिंग दोनों साइड सैम करन का काफी अच्छा है, स्पेसिफिकली बैटिंग साइड इस मैच में, जहां पे टॉप ऑर्डर्स के काफी सारे प्लेयर्स फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं, फ्लॉप नहीं तो एटलीस्ट स्ट्रगल तो करते नजर आएंगे ही, वहां पे इनके तरफ से काफी बेहतर स्कोर देखने को मिल सकता है, और साथ में 1 विकेट भी मिल जाएगा, लेकिन 1 ही मिलेगा, 1 से ज्यादा मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। विल जेक्स पिछले मैच में ही श्रीलंका के अगेंस्ट इसी मैदान में 21 रन और साथ में 3 विकेट्स इन्होंने चटकाया था। अदर देन दैट ऑल्सो नेपाल के अगेंस्ट 39, 1 विकेट, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फ्लॉप रहे, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 16 रन और इटली के अगेंस्ट 53 प्लस 1 विकेट। इस मैच में भी इनसे काफी डिसेंट स्कोर प्लस 1 विकेट हमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे, बैलेंस्ड रोल प्ले करते नजर आएंगे। लियाम डाउसन ने अब तक लगभग 6 विकेट्स चटका दिए हैं 5 मैचेस में, और इसी मैदान में ही पिछले मैच में 2 विकेट चटकाए, लेकिन इस मैच में इनसे विकेट मिलना मुश्किल नजर आ रहा है, ये फ्लॉप रह सकते हैं इस मैच में। जोफ्रा आर्चर को लगभग 8 विकेट्स मिले हैं टोटल 5 मैचेस में। इस मैच में जोफ्रा आर्चर को फर्स्ट बॉलिंग में 1 विकेट, सेकंड बॉलिंग में 2 विकेट्स मिल सकता है। आदिल राशिद ने 5 मैचेस इंक्लूडिंग द सुपर 8, 5 मैचेस मिला के लगभग 8 विकेट्स लिए हैं, लेकिन इस मैच में 1 से ज्यादा आते नहीं दिखेगा। एंड लीव वुड तो खेल नहीं रहे हैं। जेमी ओवरटन की बात कर लेते हैं। जेमी ओवरटन जब से आए हैं, ये स्कोर में मुझे बहुत ज्यादा इनके बैटिंग तरफ से देखने को नहीं मिला, जैसे कि 10, 5, 15 जैसे स्कोर्स इन्होंने बनाए हैं, लेकिन विकेट्स इनको लाइक 1-2 करके मिल रहा है। इवन इन्होंने इटली के अगेंस्ट 3 विकेट्स चटका दिए थे, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 1, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2, एंड फिर अभी रिसेंटली श्रीलंका के अगेंस्ट भी 1। इस मैच में इनको 2 विकेट्स मिल जाएगा, और साथ में बैटिंग भी अगर करते हैं तो फर्स्ट बैटिंग में एवरेज सा स्कोर भी ये बना देंगे, सेकेंड बैटिंग में ये नहीं चलेंगे। सो ये है इंग्लैंड के प्लेयर्स की एनर्जीज। इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन रहेंगे इस मैच के लिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जैकब बीथल इस मैच में, सैम करन, विल जेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जेमी ओवरटन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो ये कुछ प्लेयर्स जो है ये इंग्लैंड के तरफ से काफी इंपॉर्टेंस रखते हुए नजर आने वाले हैं। अब हम देख लेंगे कि पोर्कियों का क्या हाल होने वाला है। वैसे संडे तो नहीं है, वरना इनका हार तो तय था। संडे नहीं है तो इसीलिए थोड़ी सी उम्मीद है कि इनका थोड़ा सा कुछ फायदा हो जाए। खैर, शुरुआत करेंगे इनके हरामजादा सब्जी वाला साहिबजादा फरहान के एनर्जी के साथ, जिसने लगभग अब्बू के मैच को छोड़ के बाकी सारे मैचेस में परफॉर्म किया है। नेदरलैंड के अगेंस्ट 47, यूएसए के अगेंस्ट 73, नामीबिया के अगेंस्ट 100 रन। इसका बस मूवी बनने ही वाला है, मतलब ये वर्ल्ड कप खत्म होगा, ये शूट पे निकल जाएगा ये मूवी बनाने के लिए। इस मैच में भी ये चलेगा और अच्छा खासा चलेगा। फर्स्ट बैटिंग में स्पेसिफिकली थोड़ा ज्यादा बेहतर एनर्जीज है, लेकिन चेजिंग साइड में भी चलेगा, और मतलब ओवरऑल ये चलेगा, अच्छी एनर्जीज है। साइम अयूब जो कि सब्जीवाला के साथ ओपन करते हुए नजर आता है, इनका सस्ता आपको सबको पता है। एनीवेज ये
बैटिंग में अब तक कुछ खास कमाल दिखाया नहीं है। बैटिंग में इसके तरफ से 24 रन, 19 रन, 6 रन, 14 रन जैसे स्कोर्स आए हैं अभी तक। एंड विकेट्स लगभग हर मैच में मिला है। सिर्फ नामीबिया के अगेंस्ट कोई विकेट नहीं मिला था, इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेट्स, यूएसए के अगेंस्ट 1 विकेट नहीं, यूएसए के अगेंस्ट भी विकेट नहीं मिला था, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 2 विकेट्स चटकाए थे। तो 2 मैच में फ्लॉप, 2 मैच में विकेट्स। इस मैच में इसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही अच्छी नज़र आ रही है, एज बैटर भी और एज बॉलर भी। 2 विकेट्स भी मिलेंगे और बैटिंग में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। अभी तक जितने भी स्कोर बनाए हैं उससे बेहतर स्कोर देखने को मिल सकता है। फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों साइड से, चेजिंग साइड ज़्यादा अच्छी रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे हग्गा जी। हग्गा जी तो अभी भी लोटा पकड़ के बैठे हैं, कटोरा पकड़ के बैठे हैं और भीख इनको आज भी कोई नहीं दे रहा है। हग्गा जी अब तक सिर्फ नामीबिया के अगेंस्ट 38 का स्कोर बनाए हैं, यही इनका हाईएस्ट है। और बाकी मैचेस में सिंगल डिजिट पे ही निपट गए और टोटल 1 विकेट इनको मिला है, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। इस मैच में हग्गा जी को विकेट तो नहीं मिलने वाला, बैटिंग में भी ये कुछ खास नहीं कमाल कर पाएंगे। एज कैप्टन भी एनर्जीज एवरेज ही है। हैरी ब्रूक के साथ अगर इनकी एनर्जी का कंपैरिजन देखा जाए तो दोनों की कुछ सिमिलर एनर्जीज ही है। एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है तो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है। सो एक अर्थ एनर्जीज है तो एक एयर एनर्जीज है। सो ओवरऑल दोनों की सिमिलर एनर्जीज दिख रही है, तो कंपटीशन ह्यूज दिखाई दे सकता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्ते किंग बाबर आजम की। और बाबर आजम इस मैच में भी मुंह के बल गिरेंगे, बोलो स्वाहा। सो इस मैच में भी बाबर आजम नहीं चलने वाले। वैसे बाबर आजम जो है वो यूएसए के मैच में 46 का स्कोर बनाया जरूर है, मतलब एकदम फ्लॉप नहीं रहा है पूरे सीजन। बाकी नेदरलैंड, यूएसए 15-5 जैसे स्कोर ही बने हैं। सो क्या ही कंपेयर करना। सो ये सस्ता किंग सस्ता ही रह जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करेंगे टीम के विकेट कीपर उस्मान खान। उस्मान खान को ज्यादा बैटिंग आई नहीं, इंडिया के अगेंस्ट 44 का स्कोर बनाया, बस यही उसका अचीवमेंट है इस सीजन का। और इस मैच में इसका बड़ा रोल रह सकता है क्योंकि इस मैच में इसकी जरूरत पड़ सकती है, स्पेसिफिकली फर्स्ट बैटिंग में बड़े स्कोर बनाने में इसकी जरूरत पड़ेगी और ये बनाएगा भी। इसकी एनर्जी अच्छी है, बैटिंग मिलती है तो अच्छा स्कोर ये बना देगा। ख्वाजा नफे, ये पिछला मैच खेलते हुए नजर आया था नामीबिया के अगेंस्ट, लेकिन 5 रन से ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाया और इस मैच में भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, बोलो स्वाहा। नेक्स्ट बात करेंगे शादाब खान। शादाब खान ने रन्स बनाए हैं 8, 30, 14, 36 जैसे, और विकेट्स मिले हैं 2 ही मैच में, एक में 3, एक में 2, बाकी दोनों में फ्लॉप। इस मैच में भी बैटिंग एवरेज और 1 ही विकेट मिलेगी शादाब खान को। मोहम्मद नवाज को लगभग 4 विकेट्स मिले हैं टोटल अब तक 4 मैचेस खेल के। एंड स्कोर सिंगल डिजिट से आगे नहीं बढ़ पाया और ना इस मैच में बढ़ पाएगा। इस मैच में तो विकेट भी नहीं मिलेगा। फर्स्ट बैटिंग चेजिंग दोनों साइड से ये फ्लॉप रहेगा और साथ में बैटिंग बॉलिंग दोनों में भी। फहीम अशरफ, जिसने फर्स्ट मैच में 29 का स्कोर बना के प्लेयर ऑफ द मैच ले लिया और फिर रिटायरमेंट ले ली क्योंकि उसके बाद 1 रन 10 रन ऐसे स्कोर बन रहे हैं और नामीबिया के अगेंस्ट तो विकेट भी नहीं मिला। इस मैच में भी ये अगेन मुंह के बल ही गिरेगा, कुछ फायदा नहीं होगा इसके होने या ना होने से, बोलो स्वाहा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सलमान मिर्जा। ये एक काफी अच्छा प्लेयर है इन पोर्कियों का। ये फर्स्ट मैच में इसने नेदरलैंड के अगेंस्ट 3 विकेट चटकाए, फिर 2 मैच में खेलने का मौका ही नहीं मिला। नामीबिया के अगेंस्ट 1 विकेट चटकाया और फिर न्यूजीलैंड के साथ तो मैच हुआ नहीं और इस मैच में भी लगभग 2 विकेट्स या शायद 2 से ज्यादा इसको मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी एक एनर्जीज है इसके लिए और ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा पोर्कियों के लिए। एंड इनका ट्रम्प कार्ड उस्मान तारिक, द कॉन्स्टिपेटेड तारिक। कॉन्स्टिपेटेड तारिक ने यूएसए के अगेंस्ट 3 विकेट्स वहीं पे एंट्री ली थी, 3 विकेट चटकाए। अबू के अगेंस्ट 1 विकेट चटकाया और फिर नामीबिया के अगेंस्ट 4 विकेट चटका दिए और इस मैच में भी 2 विकेट चटका देगा। यानी कि इस मैच में फिर से ये कॉन्स्टिपेटेड तारिक जो है बॉल को कॉन्स्टिपेट करके होल्ड करके 200 साल रखेगा और फिर छोड़ेगा, तब तक बैट्समैन रिटायर्ड हो चुका होगा, उसका फॉर्म जा चुका होगा, तो ऑब्वियसली विकेट्स मिल जाएंगे इसको। सो 2 से 3 विकेट्स इसको भी मिल रहे हैं इस मैच में।
अच्छा, इनका दामाद शाहीन अफरीदी, इसको पता नहीं खिलाएंगे कि नहीं, क्योंकि लास्ट मैच में तो नहीं खिलाया था नामीबिया के अगेंस्ट, एंड इस मैच में भी खिलाएंगे कि नहीं पता नहीं। बाकी 3 मैचेस में 3 विकेट्स इसको मिल गए थे, एक एक विकेट हर मैच में। इस मैच को अगर खेलता भी है तो 1 विकेट इसको मिल ही जाएगा। एंड लास्टली दी टेओ किंग अबरार अहमद, इसने भी 2 मैचेस में 3 विकेट्स लिए हैं, एक मैच में फ्लॉप रहा और फिर नामीबिया के अगेंस्ट इसको भी बिठा के रख दिया। ये भी अगर खेलता है तो 1 विकेट इसको भी मिल ही जाएगा खैरात में। तो ये है पोर्कियों की एनर्जीज। सो क्या पोर्कीज इस मैच में कुछ कमाल कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि अगर इंग्लैंड के साथ वाले एनर्जीज के साथ मैं कंपेयर करूं तो हाँ, पोर्कीज का पलड़ा इस बार भारी नजर आ रहा है। इस बार पोर्कीज जो है डोमिनेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच के लिए सब्जी वाला फरहान, साहिबजादा सेकंड कॉपी साइम अयूब, क्या तो इनका नाम है, याद ही नहीं रहता है, एंड उस्मान खान, इससे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। एवरेज शादाब खान, सलमान मिर्ज़ा, उस्मान तारिक, ये कुछ प्लेयर्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं पोर्कियों के टीम से। संडे होता तो पहले जाते, बट संडे नहीं है तो बच गए, तो डोमिनेट कर सकते हैं इस मैच में ये पोर्कीज। सो देखते हैं मैच कौन सी टीम जीतेगी। वैसे प्लेयर्स के एनर्जी वाइज मुझे पोर्कीज ज़्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। भले ही इंग्लैंड ने श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हरा दिया हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल दिखाई दे सकता है। स्कोर्स की बात करेंगे, पोर्कीज अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो 170s का स्कोर क्रॉस करेगा, लाइक 170 to 180s। इंग्लैंड की टीम अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं 160s to 170s का स्कोर बनेगा। विकेट्स की अगर बात करें तो पोर्कीज के लगभग 5 विकेट्स तक फॉल करते नजर आ सकते हैं, 5 से 6 विकेट्स फॉल करते नजर आ सकते हैं, जबकि इंग्लैंड के टीम के काफ़ी सारे विकेट्स, लाइक 8-9 विकेट्स फॉल करते नजर आ सकते हैं। तो बैटिंग बोलिए या बॉलिंग बोलिए, दोनों साइड ही पोर्कीज का इस मैच में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। हम लोग फटाफट से कौन सी टीम जीतेगी वो देख लेते हैं, ताकि विनिंग टीम की एनर्जीज पता चल जाए। वैसे प्लेयर्स की एनर्जी वाइज पोर्कीज होल्ड्स बेटर चांस टू विन दिस मैच। सो कौन जीत रहा है ये मैच? विल इट बी इंग्लैंड या पाकिस्तान? तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिए। एंड ये मैच जो है ये पाकिस्तान के ही फेवर में जाते हुए नजर आ रहा है बहुत स्ट्रांग तरीके से। इंग्लैंड की टीम थोड़ी स्ट्रगल कर सकती है इस मैच में। अच्छी टीम है, अच्छा खेलेंगे भी, लगेगा भी एक मोमेंट पे कि शायद इंग्लैंड जीत जाएगी, लेकिन ये मैच पाकिस्तान के फेवर में जाते दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। लेट्स होप के ये पोर्कीज हार जाए। हम तो चाहेंगे कि ये पोर्कीज हार जाए, ये प्रेडिक्शन गलत निकले। इतने सारे प्रेडिक्शन गलत जाते हैं, ये भी गलत जाए और ये पोर्कीज जो है मुंह के बल गिरे, बोलो स्वाहा। सो एनीवेज देखते हैं क्या होता है। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो एंड दिल छोटा मत करो। इंडिया बहुत स्ट्रांग तरीके से कम बैक करने वाले आने वाले टाइम पे, और उस नेक्स्ट मैच के वीडियोस भी बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएंगे। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। मिलती हूँ मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।